हेलो एंड वेलकम टू IPF एजुकेशन। सो गाइज, कैसे आप लोग? आज आपकी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी आशा करता हूँ कि अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आज करवाऊँगा आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। और हिस्ट्री का जो पेपर था अभी लास्ट जो कल या परसों हुआ, उसमें भाई 60 नंबर के जो क्वेश्चन थे हमारे ही, जो हमने जो पढ़ाया था लास्ट क्लास में, जो भी एनालाइज करके जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए थे उसी में से आ रहे हैं। तो भाई ये जो वीडियो डाली गई है पॉलिटिकल साइंस पे ज़रूर देखना, और आज वाली जो डलेगी इसको भी ज़रूर देखना। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या है भाई, दबाव समूह। आज थोड़ा इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, दबाव समूह। अब ये दबाव समूह होता क्या है? दबाव समूह एक क्या है, स्वयंसेवी संगठन, मतलब ऐसा समूह जो एक स्वयंसेवी संगठन है। ठीक है, जो क्या करता है भाई, सरकार पर दबाव बनाता है उनकी नीतियों के खिलाफ। ठीक, जो जनता के हितों को साधने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, दबाव समूह। अब इन दबाव समूहों के कई वर्गीकरण भी है, मतलब कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है व्यावसायिक दबाव समूह। ठीक, दूसरा है आपका सामाजिक सांस्कृतिक समूह, दबाव समूह। ठीक, फिर है आपका संस्थागत और आप फिर है आपका तदर्थ दबाव समूह। अब देख लो ये होता क्या है। व्यावसायिक दबाव समूह, जो आप व्यवसाय जो लोग करते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना, बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना एक ग्रुप बना के चलते हैं। ठीक, जैसे ओपेक है, जितने भी पेट्रोलियम जो भी जहाँ पे भी पेट्रोलियम का जो भी उत्पादन होता है उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना रखा है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से अपना एक जो भी उनका व्यवसाय होता है वैसे ही अपना एक व्यापार मंडल बना लेना। ठीक है ना, तो उससे क्या करते हैं, जो भी सरकार की नीतियाँ अगर वो उनके खिलाफ, अगर उन नीतियों से व्यावसायिक ग्रुप का नुकसान होता है तो वो आपस में क्या करती हैं, नीतियां बना के, हित अगर उनके सेम होते हैं तो सरकार पर दबाव बनाती है। ठीक है ना, व्यवसाय की आपके कर्मचारी जो होते हैं, मजदूर यूनियन हो गया, आपका क्या कहते हैं व्यापारी मंडल हो गया, इस तरीके से संबंधित होता है। ठीक, और दूसरा आपका सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी कि सामुदायिक या सामाजिक कहने का मतलब है कि जो समुदाय में जो ग्रुप होता है, समूह होते हैं, जो अपनी कल्चर को बचाने के लिए, जो अपने समुदाय की रक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए समूह बनाते हैं। ठीक है ना, ये जैसे बजरंग दल हो गया, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमेशा वर्क करते हैं। जैसे अभी 14 फरवरी आ रही है भाई, वैलेंटाइन डे, इस दिन देखना अपने सामाजिक और सांस्कृतिक को बचाने के लिए किस तरीके से मतलब ये प्रदर्शन करते हैं। फिर है संस्थागत बनावट। अब ये संस्थागत बनावट नाम से कहने का मतलब है कि सरकार के अंदरूनी, मतलब सरकार की जो संस्थाएं हैं उन्हीं के अंतर्गत जो प्रशासनिक बॉडीज होती है, जो प्रशासनिक संस्थाएं होती हैं, उनमें भी वो अपने क्या करते हैं, एसोसिएशन बना लेती हैं। जैसे सिविल सर्विसेज एसोसिएशन, ठीक है ना, नागरिक सेवाएं जो एसोसिएशन होती है, IPS इंडियन पुलिस सर्विस एसोसिएशन होती है। तो इस तरीके से ये भी अपनी दबाव समूह होते हैं जो सरकार की नीतियों के लिए भी मतलब अपने दबाव बनाती हैं। ठीक है ना, फिर है तदर्थ दबाव समूह। अब इस तदर्थ दबाव समूह में क्या होते हैं कि जो तत्कालिक, यानी कि अभी जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है, तो अभी किसान से रिलेटेड कुछ ऐसे समूह, कुछ ऐसे NGO उभरेंगे जो इनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। तो ये जो तदर्थ मतलब होता है कि तत्कालिक विवादों, जो तत्कालिक समस्याएं हैं उन पर दबाव बनाने के लिए ये समूह उभर के आते हैं, और जैसे ही समस्या समाप्त हो जाती है वैसे ही ये वापस खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं तदर्थ, यानी तत्कालिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जो सरकार पर दबाव बनाया जाता है उसी को तदर्थ दबाव समूह कहा जाता है। तो दबाव समूह क्या है भाई, स्वयंसेवी संगठन है जो जनता के हितों को साधने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। और दबाव का, और ये इनका वर्गीकरण 4 प्रकार का है, व्यावसायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत और तदर्थ। ठीक है, अब इस पर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेना। तो अब नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण की समस्या। देखो भाई, आज आधुनिक समय में, वर्तमान समय में पर्यावरण की बहुत ही ज़्यादा हानि है, बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। जैसे देखोगे भाई, दिवाली में हम पटाखे नहीं फोड़ पाते, रीज़न पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है ना। तो
होली में हम क्या कहते हैं, होली में हम कलर पानी से होली नहीं खेल पाते। क्यों भाई? पानी की जल के सोर्स, जल का हम इतना अत्यधिक दुरुपयोग कर लेते हैं, पानी नहीं हो पाता है ना। तो ये रीज़न क्या है, पर्यावरण की समस्या, ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहला क्या है, प्रदूषण। ठीक, प्रदूषण किन किन तरीक़ों से प्रदूषण होता है भाई? हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो हम मतलब जो हमारा मलमूत्र जो भी हम मतलब निकलता है नदियों नालों में, वो नदियों नालों का पानी हम कहाँ छोड़ते हैं? नदियों में मिला देते हैं। जो भी हमारे गंदे नाले होते हैं उनको हम किससे कनेक्ट कर रखा हमने? नदियों से, ठीक है ना। दूसरा भाई, कई फैक्ट्रियाँ होती है जो अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, वो भी वो नदियों में छोड़ देती हैं। कई जानवर जो मरे हुए पशु पक्षी होते हैं, हम उनको भी नदियों में बहा देते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, पूरा जो पर्यावरण है वो हम प्रदूषित कर देते हैं। अगर आप देखोगे भाई, लोग बीच पे घूमने जाते हैं, समुद्री किनारों पे, तो वहाँ कितनी गंदगी फैला के आते हैं। तो इससे भी क्या होता है, प्रदूषण होता है। दूसरा है भाई क्या, जल की कमी। ठीक, जल की कमी कहने का मतलब है कि हम इतना मतलब जो जल है उसको इतना मिसयूज़ करते हैं, उसका इतनी अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम उसका उपयोग करते हैं, जिससे वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी कि हम सबसे ज़्यादा जो जल इस्तेमाल करते हैं वो है भौम जल, और भौम जल का लेवल इतना नीचे चला गया है कि वर्तमान समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो वर्तमान समय में हमें क्या होगा, पानी हमारे लिए बिल्कुल बचेगा नहीं, और जो लोग हैं बिना जल के ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, अब है जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण की समस्या में जनसंख्या वृद्धि। अब देखो, जनसंख्या वृद्धि यानी कि विश्व में केवल 2 ऐसे देश हैं जिनकी जो जनसंख्या है काफ़ी अधिक है। एक है चीन, दूसरा है भारत। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे भारत की। तो भारत देश में जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि भाई, जनसंख्या की वृद्धि से क्या होता है, एक तो आपको संसाधन की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। अब रहने के लिए जो आपके लिए जगह है वो कम पड़ेगी, उससे क्या होगा, कृषि होगी, भूमि को आप फिर रहने के लिए इस्तेमाल करोगे तो हमारे पास खेती बाड़ी के लिए ज़मीन नहीं बचेगी। तो जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण पर बहुत ही अच्छा खासा नुकसान करती है। ठीक, उसके बाद आपका शहरीकरण। ठीक, शहरीकरण से कहने का मतलब है कि अब जो लोग हैं, लोग रोजगार की तलाश में अन्य सुविधाओं के लिए शहरों की तरफ पलायन करते हैं। तो शहरीकरण, अत्यधिक शहरीकरण से क्या होता है भाई, वहाँ पे भीड़ भाड़ बढ़ती है, आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं, इसके साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ता है। एक ही जगह पे काफ़ी कम स्थानों पे अधिक लोग रहते हैं, जिससे काफ़ी अधिक में पोल्यूशन बढ़ता है। ठीक है, फिर है आपका औद्योगिकरण। अब औद्योगिकरण से कहने का मतलब है फैक्ट्रियां सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं। ठीक, फैक्ट्रियां जो है मतलब सालाना करीब काफ़ी मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान पर्यावरण को पहुंचा जाता है वो औद्योगिकरण के द्वारा पहुंचा जाता है, वायु से भी और जल से भी। ठीक, यानी तीनों स्तर पर ये जो है वायु प्रदूषण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। यानी कि औद्योगिकरण में, उद्योग में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो नदियों में बहा दिए जाते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस निकलती है वो वायु में विलीन हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैस यानी वैश्विक ताप वृद्धि का कारण बनती है। तो पर्यावरण समस्या में हमारे पास ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो प्रदूषण, जो जलवायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन तरीके से होता है। जल की कमी ज़्यादा हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, शहरीकरण ज़्यादा किया जा रहा है, और औद्योगिकरण यानी अधिक उद्योग लगाने की वजह से क्या हो रहा है, पर्यावरण नुकसान। तो भाई देखो, पर्यावरण को अब रोकने के, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हैं? सबसे पहला भाई क्या है, प्रदूषण न्यायालय। ठीक है, यानी कि प्रदूषण न्यायालय से कहने का मतलब है, अब एक ना हमारे भारत प्रदूषण यानी कि कोई भी कंपनी या कोई भी फैक्ट्री अगर प्रदूषण फैलाती है, या सरकार कोई मतलब पर्यावरण को लेके जागरूक नहीं है, तो उसको फटकार लगाती है, उस पर केस करती है कि भाई जो भी ऐसी कंपनियां हैं जो पोल्यूशन अधिक पोल्यूशन करती है, उसको जुर्माना लगाना और उसको हिदायत देना कि भाई जो तुम्हारा पोल्यूशन है वो कम से कम हो सके। ठीक, अगला क्या है भाई, स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करना। अब हम गाड़ियों में स्वच्छ ईंधन का अगर इस्तेमाल करेंगे तो पोल्यूशन कम होगा। यानी कि जैसे अगर जो डीजल की गाड़ियाँ होती हैं, पेट्रोल के मुकाबले डीजल की गाड़ियाँ अत्यधिक पोल्यूशन करते हैं, इसीलिए
जो इस्तेमाल करने के लिए मतलब यूज़ किया जाता है वो स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करने का स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करने के लिए ज़्यादा कहा जाता है। फिर है आपका सीएनजी का इस्तेमाल, गाड़ियों में सीएनजी का प्रयोग, ठीक। यानी कि सीएनजी गैसेस जो होती हैं, यानी स्वच्छ ईंधन का प्रयोग, उसके साथ सीएनजी गाड़ियों में सीएनजी का प्रयोग कीजिए ताकि जिससे क्या हो, पॉल्यूशन को धीरे धीरे कम किया जा सके। इसके साथ साथ आप क्या है, वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी इस्तेमाल करने की बात चल रही है। इलेक्ट्रिक वाहन, यानी कि अब पेट्रोल की जगह कौन से बिजली से चलने वाले वाहनों का भी इस्तेमाल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे पोल्यूशन को, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में योगदान हो सकता है, ठीक। इसके साथ साथ सौर ऊर्जा उत्पादन पर ध्यान दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक। सौर ऊर्जा उत्पादन को, यानी कि अब ये एक ऐसा सोर्स है जिसमें पोल्यूशन ना के बराबर होता है और हमेशा ही क्या है, उपलब्ध होता है। जब सूरज जब निकला हो तो सौर ऊर्जा आपके लिए अवेलेबल होती है। तो ये थे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के कुछ उपाय, जिसमें पर्यावरण न्यायालय यानी कि एक ऐसी अदालत हो जो पर्यावरण से संबंधित मामलों को देखती हो, जिसमें जो पर्यावरण नियमों का अगर पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ मुकदमे भी चला सकते हैं। फिर क्या है, स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल, यानी कि अपने वाहनों में हमें सबसे स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करना है जिससे पोल्यूशन ना के बराबर हो। इसके साथ साथ हम सीएनजी का प्रयोग करें, मतलब ज़्यादातर गाड़ियों में क्या होना चाहिए, सीएनजी गैसेस का इस्तेमाल किया जाए जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सके। फिर है पोल्यूशन के स्थान पर दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक वाहन, यानी आजकल हम मोस्टली जो देश हैं वो इलेक्ट्रिक वाहन पर आप स्विच कर चुके हैं उन्होंने। अब इलेक्ट्रिक वाहन से क्या होता है भाई, बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होता, किसी भी तरह की कोई, ना तो नॉइस पोल्यूशन और ना ही कोई वायु पोल्यूशन, ठीक। उसके बाद है सौर ऊर्जा उत्पादन, यानी कि अब हमें क्या करना है, बिजली जो हम लेते हैं घरों में उससे भी काफ़ी सारी पोल्यूशन, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। तो इसके लिए हम जो सोर्स है हमारा वो क्या है, सौर ऊर्जा। अब हम जो नॉर्मल सौर ऊर्जा से ही अपनी बिजली उत्पादन करें जो पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती है। सुशासन से देखो, सुशासन की विशेषता क्या होती है, यानी कि जो हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या खास बात होती है। तो 3 मेन बात होती है। एक होती है कानून व्यवस्था, ठीक है, यानी कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। जो भी कार्य होता है वो कानून के दायरे में रहकर किया जाता है, ठीक है। कानून सभी के लिए बराबर होता है, कानून से ऊपर बढ़ के कोई नहीं होता, यानी कानून के समक्ष सभी समान माने जाते हैं। तीसरा क्या है भाई, यहाँ पे एक तो भ्रष्टाचार मुक्त, यानी कि कोई भी शासन सुशासन तब कहलाता है जब वो क्या हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, यानी कि उसमें कोई भी काम करवाने के लिए आपको पैसे या घूसखोरी ना देनी पड़ती हो, ठीक। फिर क्या है आपका तीसरा, लोक कल्याणकारी प्रशासन, ठीक। यानी कि अब जो प्रशासन है, ठीक, वो क्या होना चाहिए, लोक कल्याणकारी होना चाहिए। लोक कल्याणकारी कहने का मतलब है कि लोगों के हित के लिए हमेशा वो कार्य करे, लोगों के भले के लिए वो कार्य करे, तभी वो सुशासन कहलाया जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है, चौथा, न्याय और तर्क के आधार पे निर्णय लेना, ठीक। गुड गवर्नेंस का काम होता है भाई, जब भी वो न्याय करे या कोई निर्णय ले तो तर्क के आधार पे ले, कोई सेंस होना चाहिए। बिना किसी तर्क के या बिना तर्क वितर्क के कोई भी निर्णय लेना सुशासन का तत्व नहीं है, वो उसकी विशेषता नहीं है, ठीक है ना। तो सुशासन की विशेषता क्या होती है भाई, कानून व्यवस्था हमेशा अच्छी रहती है, बनी रहती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होता है, कोई भी काम करवाने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई सिफारिश, घूस या रिश्वत नहीं देनी पड़ती। लोक कल्याणी जो प्रशासन जो है वहाँ प्रशासन हमेशा लोक कल्याणकारी कार्यों में लगा रहता है और जो भी वो फैसले निर्णय लेता है वो न्यायपूर्ण और तर्कपूर्ण होती है। मैं भाई लास्ट में ये कहना बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर अब जो कुछ रह चुके हैं जिसमें से एक मतलब ऑप्शन ए और बी जो आता है उसमें से पूछ लेते हैं। तो चैप्टर 19, ठीक है, 19वां चैप्टर है, वो पढ़ लेना। उसमें से रीडिंग करते हुए लास्ट में जो है रीडिंग एक बार रीडिंग पर्पस के हिसाब से देख लेना, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर चैप्टर 20, 26, 27 और 30, 31, ठीक, इनको भी एक बार अपनी भाई नज़र फेर लेना इस पर। 1-2 नंबर के यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, तो इसलिए 2-2 नंबर के हैं, तो आप खुद से अब इसका पढ़ लोगे तो कोई भी कुछ भी आएगा क्वेश्चन तो आप इस पर लिख सकते हो, ठीक है।
तो ये जो 30 और 30 और 31 जो है ये आपका यूएनओ है, ठीक है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ से। तो इस पे भी आप देख लेना, पढ़ लेना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है, इसमें ज़्यादा कोई टफ नहीं है और ज़्यादा कोई टॉपिक भी टफ नहीं है। तो आप अच्छे से इसको कर लेना, इस चैप्टर को। पहले जो वीडियो बनाई वो पूरी देखने के बाद आप इसको पेपर जाने से पहले 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले इसको देख लेना, पढ़ लेना और पेपर करके आ जाना, ठीक है भाई। तो ऑल द बेस्ट आपका एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।